टेलीफोन की घंटी बजी। मनमोहन पास ही बैठा था। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, 4457। सॉरी, रॉन्ग नंबर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और किताब पढ़ने में मशगूल हो गया। ये किताब वो तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। इसलिए नहीं कि इसमें कोई खास बात थी। दफ्तर में जो वीरान पड़ा था, एक सिर्फ यही किताब थी जिसके आखिरी पन्ने कीड़े खा गए थे। एक हफ्ते से दफ्तर मनमोहन के कब्जे में था, क्योंकि इसका मालिक, जो कि उसका दोस्त था, कुछ रुपए कर्ज लेने के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। मनमोहन के पास चूंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए फुटपाथ से कुछ दिनों के लिए वो इस दफ्तर में आ गया था। और इस एक हफ्ते में वो दफ्तर की इकलौती किताब तकरीबन 20 मरतबा पढ़ चुका था। दफ्तर में वो अकेला पड़ा रहता। नौकरी से उसे नफरत थी। अगर वो चाहता तो किसी भी फिल्म कंपनी में बतौर फिल्म डायरेक्टर बन सकता था, मगर वो गुलामी नहीं चाहता था। निहायत ही भरोसेमंद और शांत किस्म का इंसान था। इसलिए दोस्त यार उसके रोजाना के खर्चे का बंदोबस्त कर देते थे। ये खर्चे बहुत ही कम थे। सुबह को चाय की प्याली और 2 टोस्ट, दोपहर को 2 फुलके और थोड़ा सा सालन, सारे दिन में 1 पैकेट सिगरेट और बस। मनमोहन का कोई अजीज या रिश्तेदार नहीं था। बेहद खामोशी पसंद था, अपनी धुन में रहता था। इसके बारे में उसके दोस्त और तो कुछ नहीं, लेकिन इतना जानते थे कि वो बचपन से ही घर छोड़ के निकल आया था और एक मुद्दत से बंबई के फुटपाथों पर आबाद था। जिंदगी में सिर्फ उसको एक चीज की हसरत थी, औरत की मोहब्बत की। अगर मुझे किसी औरत की मोहब्बत मिल गई ना, तो मेरी सारी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्त इससे कहते, तुम काम फिर भी न करोगे। मनमोहन जवाब में कहता, काम? मैं काम करने वालों का रोल मॉडल बन जाऊंगा। दोस्तों ने सलाह दी, तो शुरू कर दो किसी से इश्क। अरे नहीं, मैं ऐसे इश्क का कायल नहीं जो मर्द की तरफ से शुरू हो। दोपहर के खाने का वक्त करीब आ रहा था। मनमोहन ने सामने दीवार पर क्लॉक की तरफ देखा। टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। उसने रिसीवर उठाया। हेलो, 44457। 44457। जी हाँ। आप कौन हैं? मैं मनमोहन। फरमाइए। फरमाइए, किससे बात करना चाहती हैं आप? जी, आपसे। मुझसे? जी हाँ, आपसे। क्या आपको कोई एतराज है? जी नहीं। आपने अपना नाम मदन मोहन बताया था। जी नहीं, मनमोहन। मनमोहन? जी कहिए, आप बात करना चाहती थी मुझसे? जी हाँ। तो कीजिए ना। समझ में नहीं आता क्या बात करूं। आप ही शुरू कीजिए ना कोई बात। बहुत बेहतर। भाई, नाम तो मैं आपको अपना पहले ही बता चुका हूँ। फिलहाल ये दफ्तर ही मेरा ठिकाना है। पहले फुटपाथ पर सोता था और पिछले 1 हफ्ते से इस दफ्तर की इस बड़ी सी मेज पर सोता हूँ। फुटपाथ पर आप बिस्तरा लगाकर सोते थे? इससे पहले कि मैं आपसे आगे बात करूं, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला। फुटपाथों पर सोते हुए मुझे एक जमाना हो गया है। ये दफ्तर तकरीबन 1 हफ्ते से मेरे कब्जे में है। आजकल ऐश कर रहा हूं। ऐश कैसे? एक किताब मिल गई थी यहाँ पर।
आखिरी पन्ना गुम है, लेकिन मैं इसे 20 मर्तबा पढ़ चुका हूं। जिस दिन पूरी किताब हाथ लगेगी तब मालूम होगा कि हीरो हीरोइन के इश्क का अंजाम क्या हुआ। आप बड़े दिलचस्प आदमी हैं। जी बस आपकी जर्रा नवासी है। आपका शगल क्या है? शगल? मेरा मतलब है आप करते क्या हैं? क्या करता हूँ? कुछ भी नहीं। एक बेकार इंसान क्या कर सकता है? सारा दिन आवारागर्दी करता हूँ, रात को सो जाता हूँ। और ये जिंदगी आपको अच्छी लगती है? ठहरिए, बात दरअसल ये है कि मैंने आज तक कभी इस पर गौर नहीं किया। अब आपने पूछा है तो अपने आप से पूछ रहा हूँ कि ये जिंदगी मुझे अच्छी लगती है या नहीं। कोई जवाब मिला? जी नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जिंदगी मुझे अच्छी लगती ही होगी, तभी तो एक अरसे से बसर कर रहा हूँ। एक बात कहूँ? जी? आपकी हंसी बड़ी खनकदार है। शुक्रिया। और सिलसिला गुफ्तगू वहीं पे खत्म हो गया। मनमोहन थोड़ी देर रिसीवर हाथ में लिए खड़ा रहा, फिर मुस्कुराकर उसे रख दिया और दफ्तर बंद करके चला गया। दूसरे रोज सुबह 8 बजे जबकि मनमोहन दफ्तर के बड़े मेज पर सो रहा था, टेलीफोन की घंटी बजना शुरू हुई। जमाइयां लेते हुए उसने रिसीवर उठाया। हेलो, 4457। आदाब अर्ज मनमोहन साहब। आदाब अर्ज। ओह आप। आदाब अर्ज भाई, आदाब अर्ज। आप गालिबन सो रहे थे? जी हाँ, यहाँ कर मेरी आदत कुछ बिगड़ सी गई है। वापस फुटपाथ पर गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। क्यों? भाई क्योंकि वहाँ सुबह 5 बजे से पहले जो उठना पड़ता है। एक बात बताइए, कल आपने एकदम टेलीफोन क्यों बंद कर दिया था? आपने मेरी हंसी की तारीफ क्यों की थी? लो साहब, ये तो बड़ी अजीब बात कह दी आपने। भाई जब कोई चीज इतनी खूबसूरत है तो उसकी तारीफ नहीं करनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। भाई ये शर्त आप मुझ पर लागू नहीं कर सकती। मैंने आज तक अपने ऊपर कोई भी शर्त लागू नहीं होने दी। आप हंसेंगी तो तारीफ तो मैं जरूर करूंगा। मैं टेलीफोन बंद कर दूंगी। बड़े शौक से? आपको मेरी नाराजगी का कोई ख्याल नहीं? मैं सबसे पहले अपने आप को नाराज नहीं करना चाहता। अगर मैं आपकी हंसी की तारीफ ना करूं तो मेरी पसंद पर लोग उंगलियां उठाने लगेंगे। ये पसंद मुझे बहुत अजीज है। हाँ, वहाँ पे रख दो उसको। ना, उसको वहाँ से कूड़ा निकालो ना। अब माफ कीजिएगा, मैं अपनी काम वाली से कुछ कह रही थी। अच्छा, आपकी पसंद आपको बहुत अजीज है। हाँ तो ये बताइए, आपको शौक किस चीज का है? क्या मतलब? यानी कोई शगल, कोई काम? मेरा मतलब है आपको आता क्या है? काम मुझे कोई नहीं आता, बस फोटोग्राफी का थोड़ा बहुत शौक है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शौक है। इसकी अच्छाई या बुराई का मैंने कभी नहीं सोचा। कैमरा तो आपके पास बहुत अच्छा होगा। मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, दोस्त से मांगकर शौक पूरा कर लेता हूँ। अगर मैंने कभी कुछ कमाया तो एक कैमरा मेरी नजर में है, वो खरीदूंगा जरूर। कौन सा कैमरा? रिफ्लेक्स कैमरा है, मुझे बहुत पसंद है। मैं कुछ सोच रही थी। क्या? आपने मेरा नाम पूछा, ना टेलीफोन नंबर दरियाफ्त किया। मुझे इसकी कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों? नाम आपका कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको मेरा नंबर मालूम है, इतना काफी है। अगर आप चाहती है कि मैं आपको टेलीफोन करूं तो नाम और नंबर बता दीजिएगा। मैं नहीं बताऊंगी। लो साहब, ये तो और भी खूब रहा। जब मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं तो बताने ना बताने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। आप अजीबो गरीब आदमी हैं। जी हाँ, ऐसा ही आदमी हूँ। आप फिर सोचने लगी? जी हाँ, कोई और बात इस वक्त सोच नहीं रही थी। तो टेलीफोन बंद कर दीजिए फिर से ही। आप बहुत रूखे आदमी हैं। टेलीफोन बंद कर दीजिए। लीजिए, मैं बंद करती हूँ। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया
और मुस्कुराने लगा। आधे घंटे के बाद जब मनमोहन हाथ धोकर कपड़े पहनकर बाहर निकलने के लिए तैयार हुआ तो टेलीफोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया। 4457। मिस्टर मनमोहन? जी हाँ, मनमोहन। इरशाद? इरशाद ये है कि मेरी नाराजगी दूर हो गई है और इस बात से मुझे बड़ी खुशी हुई है। नाश्ता करते हुए मुझे ख्याल आया कि आपके साथ बिगाड़नी नहीं चाहिए। हाँ, आपने नाश्ता कर लिया? जी नहीं, बस बाहर निकलने ही वाला था कि आपका टेलीफोन आ गया। ओह, तो आप जाइए। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मेरे पास वैसे भी आज पैसे नहीं है, इसलिए मेरा ख्याल है कि आज नाश्ता हो नहीं पाएगा। आपकी बातें सुनकर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? मेरा मतलब है, ऐसी बातें आप इसलिए करते हैं कि आपको दुख होता है? जी नहीं, मेरा अगर कोई दुख दर्द है तो मैं शायद उसका आदी हो चुका हूँ। मैं कुछ रुपए भेज दूं? भेज दीजिए। पैसों की मदद करने वालों में एक नाम आपका भी शामिल हो जाएगा। जी नहीं, मैं नहीं भेजूंगी। आपकी मर्जी। मैं टेलीफोन बंद करती हूँ। बेहतर। मनमोहन ने रिसीवर रख दिया और मुस्कुराता हुआ दफ्तर से निकल गया। रात को 10 बजे के करीब वापस आया और कपड़े बदलकर मेज पर लेटकर सोचने लगा कि ये कौन है जो उसे फोन करती है। आवाज से सिर्फ इतना पता चलता था कि जवान है। हंसी बहुत ही खनकदार थी। गुफ्तगू से यह साफ जाहिर है कि पढ़ी लिखी सभ्य लड़की है। बहुत देर तक वो उसके बारे में सोचता रहा। इधर क्लॉक ने 11 बजाए, उधर टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, मिस्टर मनमोहन? जी हाँ, मनमोहन। इरशाद? इरशाद ये है कि मैंने आज दिन में कई बार तुम्हारा रिंग किया। आप कहाँ गायब थे? साहब बेकार हूँ, लेकिन फिर भी काम पर जाता हूँ। किस काम पर? आवारागर्दी। वापस कब आए? 10 बजे। आप क्या कर रहे थे? मेज पर लेटा आपकी आवाज से आपकी तस्वीर बना रहा था। बनी? जी नहीं। बनाने की कोशिश न कीजिए, मैं बड़ी बदसूरत हूँ। माफ कीजिएगा, अगर आप वाकई बदसूरत हैं तो टेलीफोन बंद कर दीजिए। बदसूरती से मुझे नफरत है। ऐसा है? तो चलिए, मैं खूबसूरत हूँ। मैं आपके दिल में नफरत नहीं पैदा करना चाहती। फिर कुछ सोचने लगी? जी नहीं, मैं आपसे पूछने वाली थी कि सोच लीजिए अच्छी तरह। आपको गाना सुनाऊं? जी जरूर। ठहरिए। नुक्ताची है गमे दिल, उसको सुनाए न बने, उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, बात बनाए न बने, नुक्ताची है गमे दिल। वाह वाह, क्या बात है, बहुत खूब। शुक्रिया। और टेलीफोन बंद कर दिया। दफ्तर के बड़े मेज पर मनमोहन के दिलो दिमाग में सारी रात गालिब की गजल गूंजती रही। सुबह जल्दी उठा और टेलीफोन का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2.5 घंटे कुर्सी पर बैठा रहा, मगर टेलीफोन की घंटी न बजी। जब मायूस हो गया तो एक अजीब सी तलखी उसने अपने हलक में महसूस की। उठकर टहलने लगा। इसके बाद मेज पर लेट गया और कुढ़ने लगा। वही किताब जिसको वो तकरीबन 30 मरतबा पढ़ चुका था, उठाई और पन्ने पलटने शुरू कर दिए। यूं ही लेटे लेटे शाम हो गई। तकरीबन 7 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। कौन है? मैं। इतनी देर तुम कहाँ थी? क्यों? मैं सुबह से यहाँ झक मार रहा हूँ, ना नाश्ता किया है ना दोपहर का खाना खाया है, हालांकि मेरे पास पैसे मौजूद थे। मेरी जब मर्जी होगी टेलीफोन करूंगी। आप देखो जी, ये सिलसिला बंद करो। टेलीफोन करना है तो एक वक्त मुकर्रर करो। मुझसे इंतजार बर्दाश्त नहीं होता। आज की माफी चाहती हूँ। कल से बाकायदा सुबह और शाम फोन आया करेगा आपको। ये ठीक है? मुझे मालूम नहीं था आप इस कदर बिगड़े दिल हैं। माफ करना, मुझे इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है।
और जब कोई चीज मुझे पसंद नहीं होती तो मैं खुद को सजा देना शुरू कर देता हूँ। वो कैसे? सुबह तुम्हारा टेलीफोन नहीं आया, चाहता तो मैं चला जाता, लेकिन दिन भर अंदर ही अंदर कुड़ता रहा। बचपना है साफ। काश मुझसे ये गलती ना होती। मैंने जानबूझकर टेलीफोन नहीं किया। क्यों? ये मालूम करने के लिए कि आप इंतजार करेंगे या नहीं। बहुत शरीर हो तुम। अच्छा, आप टेलीफोन बंद करो, मैं खाना खाने जा रहा हूँ। बेहतर। कब तक लौटेंगे? आधे घंटे में। मनमोहन आधे घंटे के बाद खाना खाकर लौटा तो उसने फोन किया। देर तक दोनों बातें करते रहे। इसके बाद उसने गालिब की एक गजल सुनाई। दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दिल ही तो है ना संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। मनमोहन ने दिल से दाद दी। क्या बात है, बहुत खूब। फिर टेलीफोन का सिलसिला खत्म हो गया। अब हर रोज सुबह और शाम मनमोहन को उसका टेलीफोन आता। घंटी की आवाज सुनते ही वो टेलीफोन की तरफ लपकता। कई बार घंटों बातें जारी रहती। इस दौरान में मनमोहन ने उससे न टेलीफोन का नंबर पूछा न उसका नाम। शुरू में उसने उसकी आवाज की मदद से ख्यालों में उसकी तस्वीर बनानी चाहिए, मगर अब वो जैसे आवाज ही से संतुष्ट हो गया था। आवाज ही शक्ल थी, आवाज ही सूरत थी, आवाज ही जिस्म था, आवाज ही रूह थी। एक दिन उसने पूछा, मोहन तुम मेरा नाम क्यों नहीं पूछते? तुम्हारा नाम तुम्हारी आवाज है, जो कि बहुत खनकदार है। इसमें कोई शक नहीं। मोहन तुमने कभी किसी लड़की से मोहब्बत की है? नहीं। क्यों? इस क्यों का जवाब चंद लफ्जों में नहीं दे सकता। मुझे अपनी जिंदगी का सारा मलबा उठाना पड़ेगा, और अगर कोई जवाब नहीं मिला तो बड़ी दिक्कत होगी। जाने दीजिए। टेलीफोन का रिश्ता कायम हुए तकरीबन 1 महीना हो गया। बिना मिस किए दिन में 2 मर्तबा उसका फोन आता। मनमोहन को अपने दोस्त का खत आया कि कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, 7-8 रोज में वो बंबई पहुंचने वाला है। मनमोहन ये खत पढ़कर उदास हो गया। उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने उससे कहा, मेरी दफ्तर की बादशाही अब चंद दिनों की मेहमान है। उसने पूछा, क्यों? कर्जे का बंदोबस्त हो गया है, दफ्तर आबाद होने वाला है। तुम्हारे किसी और दोस्त के घर में टेलीफोन नहीं है? कई दोस्त हैं जिनके घर में टेलीफोन है, मगर मैं तुम्हें उनका नंबर नहीं दे सकता। क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आवाज कोई और सुने। वजह? मुझे बहुत जलन होती है। ये तो बड़ी मुसीबत हुई। क्या किया जाए? आखिरी दिन जब तुम्हारी बादशाहत खत्म होने वाली होगी, मैं तुम्हें अपना नंबर दूंगी। ये ठीक है। मनमोहन की सारी उदासी दूर हो गई। वो उस दिन का इंतजार करने लगा कि दफ्तर में उसकी बादशाहत खत्म हो। अब फिर उसने उसकी आवाज की मदद से अपने ख्यालों के पर्दे पर उसकी तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। कई तस्वीरें बनी, मगर वो मुतमईन न हुआ। उसने सोचा चंद दिनों की बात है, उसने टेलीफोन नंबर बता दिया तो वो उसे देख भी सकेगा। इसका ख्याल आते ही उसका दिलो दिमाग सुन हो जाता। मेरी जिंदगी का वो लम्हा कितना बड़ा लम्हा होगा जब मैं उसे देखूंगा। दूसरे रोज जब उसका टेलीफोन आया तो मनमोहन ने कहा, तुम्हें देखने का शौक पैदा हो गया है। क्यों? तुम्हें याद है तुम्हें कहा था कि आखिरी दिन जब मेरी यहाँ बादशाहत खत्म होगी तो तुम मुझे अपना नंबर दोगी। कहा था। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे अपना एड्रेस दे दोगी, मैं तुम्हें देख सकूंगा। तुम मुझे जब चाहो देख सकते हो, आज ही देख लो। नहीं नहीं नहीं, मैं जरा अच्छे लिबास में तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज एक दोस्त से कह रहा था, वो मुझे सूट दिलवा देगा। बिल्कुल बच्चे हो तुम। सुनो, जब तुम मुझसे मिलोगे तो मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगी। तुम्हारी मुलाकात से बढ़कर
और क्या तोहफा हो सकता है? मैंने तुम्हारे लिए रिफ्लेक्स कैमरा खरीद दिया है। भाई वाह। इस शर्त पर दूंगी कि पहले मेरा फोटो उतारो। इस शर्त का फैसला मुलाकात पर करूंगा। अच्छा सुनो, मैं कल और परसों तुम्हें टेलीफोन नहीं कर सकूंगी। क्यों? मैं अपने अजीजों के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। सिर्फ 2 दिन गैर हाजिर रहूंगी, मुझे माफ कर देना। ये सुनने के बाद मनमोहन सारा दिन दफ्तर ही में रहा। दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने बुखार महसूस किया। सोचा कि इसकी वजह यह है कि उसका टेलीफोन नहीं आएगा, लेकिन दोपहर तक बुखार और बढ़ गया। बदन तपने लगा, आंखों से चिंगारी फूटने लगी। मनमोहन मेज पर लेट गया। प्यास बार बार सताती थी। उठता और नल से मुंह लगाकर पानी पीता। शाम के करीब उसे अपने सीने पर बोझ महसूस होने लगा। दूसरे रोज वो बिल्कुल निढाल था। सांस बड़ी दिक्कत से आती थी। सीने की दुखन बहुत बढ़ गई थी। कई बार उसे दौरा भी पड़ा। बुखार की शिद्दत में वो घंटों टेलीफोन पर अपनी महबूबा की आवाज के साथ बातें करता रहा। शाम को उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। धुंधलाई हुई आंखों से उसने क्लॉक की तरफ देखा। उसके कानों में अजीबो गरीब आवाजें गूंज रही थी, जैसे हजारों टेलीफोन बोल रहे हों। सीने में घुंघरू बज रहे हों। चारों तरफ आवाजें ही आवाजें थी। चुनांचे जब टेलीफोन की घंटी बजी तो उसके कानों तक उसकी आवाज न पहुंची। बहुत देर तक घंटी बजती रही। एकदम मनमोहन चौंका। उसके कान अब सुन रहे थे। लड़खड़ाता हुआ उठा और टेलीफोन तक गया। दीवार का सहारा लेकर उसने कांपते हुए हाथों से रिसीवर उठाया और खुश्क होठों पर लड़की जैसी जबान फेर कर कहा, हेलो। हेलो मोहन। हाँ मोहन। जरा ऊंचा बोलो। मनमोहन ने कुछ कहना चाहा, मगर वो बात उसके हलक में ही रह गई। मैं जल्दी आ गई। बड़ी देर से तुम्हें रिंग कर रही हूँ। कहाँ थे तुम? क्या हो गया तुम्हें? मनमोहन का सर घूमने लगा। मनमोहन ने बड़ी मुश्किल से इतना कहा, मेरी बादशाहत खत्म हो गई है आज। उसके मुंह से खून निकला और एक पतली लकीर की सूरत में गर्दन तक दौड़ता चला गया। वहां से आवाज आई, मेरा नंबर नोट कर लो, 50314 40314। सुबह फोन करना। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। मनमोहन औंधे मुंह टेलीफोन पर गिरा। उसके मुंह से खून के बुलबुले फूटने लगे। वो किताब जो मनमोहन ने 20 मर्तबा पढ़ी थी, वो किताब जिसके आखिरी पन्ने का इंतजार करता रहा मनमोहन, उस पे क्या लिखा था? काश मनमोहन को पहले ही पता होता। शायद मनमोहन जिंदा होता।